हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आई होप सो अच्छे होंगे। और गाइस आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 1 अपलोड कर रहा हूँ, सॉल्यूशन पार्ट 1। ओके, 10 साइंस का जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को दिया था टेलीग्राम चैनल के थ्रू, उसका सॉल्यूशंस भी मैं बता रहा हूँ। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर मिला करके देखो एंड चेक करो कि आपका कितना जो है स्कोरिंग हो पा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप लोगों का 20 एटलीस्ट स्कोरिंग डेफिनेटली रहेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ओके, सो गाइज यू कैन सी मैंने वही पेपर ओपन कर रखा है अभी, जिस पेपर के बारे में मैंने बात की थी कि क्लास 10 के लिए मैंने आपको ये पेपर दिया है एंड यू हैव टू सॉल्व इट। ऐसा मैंने कहा था कि आप इसको सॉल्व कर लोगे, आप इसको अटेम्प्ट करोगे। तो यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो गिवन है, जो नॉर्मल एज यूजुअल किसी भी एग्ज़ाम्स में होते हैं उस तरह के इंस्ट्रक्शंस है। तो यू कैन रीड दिस एंड आगे बढ़ते हैं, हम लोग मैनुअली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन जो है गाइज, वो सबसे पहला ही क्वेश्चन एज यू कैन सी कुछ इस तरह से है दिया हुआ कि टू शो द आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, ये शो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो गाइज आप देख लो, सिंपल सी बात है, अगर आप आयरन को यानी कि Fe को मोर रिएक्टिव शो करना चाहते हो कॉपर से या किसी भी चीज़ से, तो किसी भी चीज़ से शो करना चाहते हो मोर रिएक्टिव, तो ये आपका एक स्पेशल एजेंट बनेगा जो कॉपर को डिस्प्लेस करा दे। कॉपर को क्या करा दे? डिस्प्लेस करा दे। इट मीन्स दैट कॉपर को डिस्प्लेस कब कराएंगे? तब जब हम कॉपर का कोई सॉल्यूशन रखेंगे, लाइक कॉपर सल्फेट या एनीथिंग एल्स। तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शंस है, अब ऑप्शंस को ज़रा रीड कर लो कि क्या ऑप्शंस है। पहला है प्रिपेयर द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। नो, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन तो नहीं बनाएंगे हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रिपेयर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यस, यही होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उस दोनों में कंपैरिजन हमको देखना नहीं है गाइज। एंड नेक्स्ट है हीट आयरन एंड कॉपर। हीट करके तो ऐसा कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज तक हुआ नहीं है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन जो आप फाइनलाइज यहाँ पे होगा गाइज कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? करेक्ट ऑप्शन मिलेगा बी, प्रिपेयर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड डिप द आयरन स्ट्रिप इनटू इट। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ गाइज क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंसेस आर अवेलेबल इन लेबोरेटरी। ओके, क्या पेयर ऑफ सब्सटेंसेस जो लेबोरेटरी में अवेलेबल होगा? बात के लिए अवेलेबल होगा, तो अवेलेबल होगा इसलिए ताकि वो एक कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड पॉप साउंड देने वाला गैस प्रोड्यूस कर सके। तो गाइस पॉप साउंड देने वाला गैस कौन सा होता है? हाइड्रोजन गैस होता है, H2 गैस होता है। तो आपको H2 गैस चाहिए। तो H2 गैस के लिए देखिए क्या क्या ऑप्शन है यहाँ। जिंक है, जिसको आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ ले लो, तो यू कैन पुट इट हियर, लाइक आप यहाँ पे ले सकते हो कि आपने जिंक लिया है और उसके साथ क्या लिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। तो क्या बना देगा ये गाइस? बना देगा ZnCl2 एंड साथ में क्या दे देगा? H2 गैस। तो H2 गैस यहाँ से मिल सकता है पॉप साउंड देने के लिए। नेक्स्ट है गाइज आपका यहाँ पे कि जिंक ले लो और जिंक लेकर के किसके साथ मिक्स करो? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ, NaOH के साथ। तो गाइज आप जानते हो यूजुअली बेस जो है मेटल से रिएक्ट नहीं करता है। हाँ, इस केस में कर लेता है, ये सोडियम जिंकेट बना लेता है। सोडियम जिंकेट ये फॉर्म करता है, सोडियम जिंकेट फॉर्म करता है, बट इसके साथ कोई गैस वगैरह नहीं होता है। एंड थर्ड ऑप्शन है गाइस सोडियम बाइकार्बोनेट लेके डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला लो। तो अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हो यानी कि NaHCO3 लेते हो और इसको किसके साथ मिलाते हो? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाने के बाद भी यहाँ पे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या देने वाला है? ये देने वाला है H2O एंड CO2 देने वाला है एंड साथ में NaCl देने वाला है। तो H2 गैस आपको नहीं मिलेंगे। तो H2 गैस वन एंड ओनली आपको अभी तक जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट से ही मिल रहे हैं। तो आपको आप देख लो यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि आई ओनली जो स्टेटमेंट है, और आई में जो गिवन सारे कंपोनेंट्स हैं, यही कंपोनेंट्स हमें चाहिए होंगे लेबोरेटरी में,
ताकि उससे हम कलरलेस और ऑर्डरलेस और पॉप साउंड देने वाला गैस को प्रोड्यूस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सिमिलरली टू that the Rani adds an equal amount of copper sulfate solution in 2 beaker। रानी जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को बीकर में ऐड कर रही है। ओके, तो बीकर में ऐड कर रही गाइस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लेते हैं। ओके, एक मिनट इसको मैं इरेज कर लूँ ज़रा। ओके, ताकि आपको डिस्क्राइब करने में इजी हो। इसको मैंने कर लिया इरेज। ओके, तो रानी जो है गाइज वो इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 2 बीकर में लेती है और ऐड कर देती है उसमें, एक में जिंक पी में और एक में सिल्वर। तो चलो देखते हैं गाइज कि क्या होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने दिखा रहा हूँ कि 2 बीकर हैं, ये 2 बीकर्स आर देयर एंड एक बीकर का नाम P है, एक बीकर का नाम Q है। दोनों में जो इसने पहले से सॉल्यूशन लिया है रानी नाम के बच्चे ने, उसने क्या लिया है गाइज, वो लिया है कॉपर सल्फेट CuSO4। ओके, एंड नाउ इसमें पुट किया गया है, तो एक में पुट किया गया जिंक और एक में पुट किया गया सिल्वर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑप्शन विल अरेंज द मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, किसमें रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज होगा। तो गाइज देखो, जिंक जो है वो कॉपर को तो डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पे या क्वेश्चन में भी लिखा है, देख लो कि उसने ऑब्जर्व किया कि कलर इन द सॉल्यूशन बीकर बी बीकर पी में जो है चेंज हुआ है, वाइल नो चेंज इन बीकर क्यू, बीकर क्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो बीकर पी में जो भी चेंजेस आए हैं, ओके, तो आए हैं, तो क्यों आए गाइज, डेफिनेटली इसलिए क्योंकि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर जो हो गया वो लेस रिएक्टिव हो गया और जिंक जो हो गया यहाँ से ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। अब कॉपर से भी लेस रिएक्टिव कौन रहा होगा, तो कॉपर से भी लेस रिएक्टिव रहा होगा यहाँ पे सिल्वर। तो दिस विल बी द अरेंजमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंजमेंट हो जाएगा गाइज। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए, सिल्वर कॉपर एंड जिंक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 गाइज कह रहा है कि स्टूडेंट है जिसने नोटिस किया है कि ब्रेड को जब वो रख देता है बाहर कुछ दिन के लिए, फ्यू डेज के लिए, तो उसमें ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है। तो क्यों होता है ये पूछा जा रहा है। तो पहला है गाइज कि ऑयल की वजह से ब्रेड ऑक्सीडाइज हो गया, रैंसिड हो गया, तो ब्रेड में तो ऑयल वगैरह प्रेजेंट रहता नहीं है। दूसरा है गाइज द ऑयल इन द ब्रेड रेड्यूसेज एंड काउ चेंज इन द कलर ऑफ द ब्रेड, यहाँ पे भी ऑयल का ही बात हो रहा है। नेक्स्ट है कि कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो गाइज और चीज़ों को पैकेज्ड वाले थिंग्स को बचाता है, प्रिवेंट करता है उसके रैंसिड होने से। तो कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बच गया हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो क्या हो गया, कोरोड हो गया, वो खराब हो गया, कोरोड हो गया, रैंसिड हो गया, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है गाइज, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है given below are certain chemical properties of the substance। chemical properties है किसी substance का, which of these properties show dilute hydrochloric acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यानी HCl एसिड का कौन सा प्रॉपर्टी ये शो कर पाएगा। तो गाइज एसिड है, एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में शो करेगा, तो यस इट विल बी डन बाय एसिड। ओके, रेड लिटमस को ब्लू में करेगा, नो इट कैन नॉट बी डन बाय एसिड, इट कैन बी डन बाय बेस। नेक्स्ट है गाइस जिंक के साथ रिएक्ट करने पे गैस देगा, तो यस इट कैन बी डन बाय एसिड, एसिड जो है देता है हाइड्रोजन गैस देता है रिएक्ट करने के बाद। एंड लास्ट कह रहा है गाइस इट रिएक्ट विद सॉलिड सोडियम कार्बोनेट टू गिव द ब्रिस्क इफर्बसेंस, ब्रिस्क इफर्बसेंस देने के लिए सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट से। तो सॉलिड सोडियम कार्बोनेट हमने लेना है, तो Na2CO3 हमने लिया, लेकर के इसके साथ हमने क्या रखा है, HCl रखा है। तो क्या करेगा, ये बना देगा NaCl प्लस क्या दे देगा, H2O प्लस क्या दे देगा, CO2, ऐसा ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा गाइस। तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा H2O और CO2 जो है ब्रिस्क इफर्बसेंस बनाएगा, तो ब्रिस्क इफर्बसेंस बनाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये वाला भी टर्म एसिड के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। तो गाइज कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज, आगे बढ़ करके क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ ऐसा है कि 1 2 3 से 5 अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस को लेवल किया गया है
और लेवल करके बताया गया है। तो यहाँ पर तो लेवलिंग ही नहीं है गाइज। ओके, यहाँ लेवलिंग ही नहीं है। लेवलिंग यहाँ कुछ होना चाहिए था, ABCDE ऐसे करके कुछ लेवलिंग होना चाहिए था गाइज, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चेक कर पाते। तो ये लेवलिंग नहीं है, तो ये ऑप्शन इसको चेक करना मुश्किल है। अब देखो यहाँ ऑप्शन ए कहा क्या रहा था, बी इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सपोज करो कि ये जो मैंने लेवलिंग दे दिया वो दे दिया, तो कह रहा है बी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो बी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है क्या? नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या हो जाएगा, यहाँ के अकॉर्डिंग ए हो जाना चाहिए। तो ए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहा गया है इसमें और कहा गया है इसमें, तो ये दोनों का प्रोबेबिलिटी बनता है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी खत्म हो गया। और देखो गाइस इधर लास्ट में क्या कह रहा है, इधर आप देखो तो इधर कहा जा रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है, ई है, सी है या फिर सी है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो सबसे ज़्यादा इधर मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा इधर तो हमें ई मिला है, यानी ई, ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा गाइस। तो दोनों में जो सही हो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? जो मैंने यहाँ पे डाटा दे दिया उसके अकॉर्डिंग। अब लेट सपोज क्वेश्चन में तो यहाँ पे डाटा दिया हुआ नहीं है, तो हो सकता है यहाँ ए ना दे करके उसने ए यहाँ लिखा हो, बी वहाँ यहाँ कहीं लिखा हो, तो डजेंट मैटर गाइज। अगर ऐसा कुछ अलग है लिखा हुआ तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हाफ है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है। तो चलिए इसको आप मान सकते हैं कि ये एरर है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है केमिकल रिएक्शन हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड के बीच में, जिसका रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है एंड ये फॉर्म हुआ है गाइज। ओके, तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? क्या ये डिकम्पोज हुआ है? नो गाइज, डिकम्पोज तो हुआ नहीं है। अब देख लो यहाँ पे प्लस हो रहा है यानी एडिशन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हुआ है? नो। कॉम्बिनेशन हुआ है? यस, कॉम्बिनेशन होने का तो चांस है। चलिए एक और अगला लाइन है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो अगला लाइन है डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है? नो। तो गाइज कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप मुझे बताओ? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम मत दो आप लोग और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करना सीखो। एक्चुअली मैं आपको क्या करने वाला हूँ ना, यही टेक्निक सिखाने वाला हूँ कि हाउ वी कैन फिनिश द क्वेश्चंस इन अ वेरी लेस टाइम। ओके, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, जितना ज़्यादा आप लोग रीड करते हो, एक एक लाइन रीड करते हो, तो थोड़ा सा पढ़ाई का एक अलग क्राइटेरिया बनाना है, एक अलग नज़रिया बनाना है। नाउ स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट्स है, उसके पास 3 सैंपल थे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के, एक्स में, वाई में, जेड में, 3 टेस्ट ट्यूब में थे। एक्स का कलर ब्लू है, वाई का कलर वाइट है एंड जेड का कलर ब्लू है। तो गाइज मैं बता दूं आपको कि जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, तो सॉलिड वाला का कलर ऑलमोस्ट वाइट होता है। बट अगर मैं इसका सॉल्यूशन बना दूं तो सॉल्यूशन में इसका कलर ब्लू हो जाता है ऑलमोस्ट। तो एक्स एंड वाई में ब्लू है, मतलब ये दोनों सॉल्यूशन होंगे। तो आपको क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि विच टेस्ट ट्यूब रिक्वायर्ड टू हीटिंग टू रिमूव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटने के लिए कौन से टेस्ट ट्यूब को गर्म करना पड़ेगा? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है किस में? क्या सॉलिड वाले में है या सॉल्यूशन वाले में है? सॉल्यूशन वाले में है। गुड। तो सॉल्यूशन वाले में जब है गाइज, इसका मतलब हमें इसको हटाना होगा, हमें इसे क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए। तो इसको हटाने के लिए हमें x वाला जो ट्यूब है और z वाला जो ट्यूब है इसे हीट करना होगा, x एंड z को। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ओके गाइज, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तब तक थोड़ा सा वीडियो को कर लो सब्सक्राइब गाइज एंड चैनल को कर दो शेयर अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि आपको और भी ऐसा वीडियोस मिलते रहे और भी ऐसा टेस्ट पेपर मिलते रहे और इससे आप अच्छा एक प्रैक्टिस कर सको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर नॉट आयोनिक कंपाउंड। कौन आयोनिक कंपाउंड नहीं है? तो लुक एट दिस, ये तो मेटल नॉन मेटल है, आयनिक है, ये मेटल नॉन मेटल है, आयनिक है। तो कौन कौन से हैं जो आयोनिक नहीं है? तो आयोनिक नहीं है गाइज HCl एंड CCl4, यानी सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड एंड थर्ड कौन सा ऑप्शन है? अगेन ऑप्शन नंबर बी। फिर से ऑप्शन नंबर बी ही जीत रहा है। देखिए बी वाले बच्चे जो है चालाक निकलते हैं, तेज निकलते हैं, विनर हो रहे हैं। चलिए आप लोग भी चालाक निकलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, स्टूडेंट ऐड किया है लेड एंड सिल्वर, लेड को भी एंड सिल्वर को भी, इन द 2 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब, दो डिफरेंट तरह के टेस्ट ट्यूब में, और इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी उसमें लिया गया है।
और उसने ऑब्जर्व किया कि कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब विद द लेड के साथ जिसमें रखा हुआ था उसमें कलर चेंजिंग हुआ है, बट दूसरे वाले में कोई कलर चेंजिंग नहीं हुआ है। तो गाइज मान लेते हैं कि ये जो है सॉल्यूशन के लिए एक बीकर हुआ, ये दूसरा बीकर हुआ। ओके, तो दोनों बीकर में तो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। अब जिसमें लेड डाला है एक में यानी कि पीवी, और एक में क्या डाला गया है, तो एक में डाला गया है गाइज सिल्वर। एक में क्या डाला गया है, सिल्वर। एक में लेड और एक में सिल्वर यानी एजी। तो लेड वाले में कलर चेंज हुआ है, इसमें कलर चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन क्यों नहीं किया होगा, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है, और ये हाईली रिएक्टिव है, इसलिए इसने रिएक्ट किया। तो गाइज यहाँ पर क्या हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ होगा, और पीवी ने, लेड ने डिस्प्लेस कर दिया होगा किसको, कॉपर को, क्योंकि सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का। तो चलिए पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस, तो लेड रिप्लेस द कॉपर। यस, यही हुआ है गाइज। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हुआ नहीं है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है। तो बीच ऑप्शन विल बी करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, बायोलॉजी का क्वेश्चन है गाइस। ये देखिए माउथ के पास P शो किया गया है, इधर R शो किया गया है, यहाँ Q एंड यहाँ पे S। अब क्वेश्चन क्या है ये पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है फिगर से आइडेंटिफाई कीजिए रोल को और करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। ठीक है, तो रोल के हिसाब से चलिए देखते हैं गाइज। तो यहाँ कहा गया P इज सलाइवरी अमाइलेज, तो यस P जो है गाइज यहाँ तक देख लो आप, P जो है सलाइवरी अमाइलेज था। R जो है यहाँ पे लीवर को इंडिकेट कर रहा है, तो लीवर तो बाइल जूस सेक्रेट करता ही है, वेरी गुड, ये भी सही है यानी कि। एंड Q जो है स्टोमक को इंडिकेट कर रहा है गाइज, तो स्टोमक में HCl एसिड सेक्रेट होता ही है। एंड S जो है देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन को इंडिकेट कर रहा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में गाइज यहाँ पर हमारा ये एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का या रफेज का एब्जॉर्प्शन होता है। इसका मतलब ओवरऑल वी कैन से कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन ए जो है वही सही है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सैलेवरी अमाइलेज वाला। ओके गाइज, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 अब है हमारा, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, किसके बारे में, आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज तो एज यू नो ऑलरेडी गाइज कि दो तरह के जो है हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, एक आर्टरीज और एक वेन्स। तो आर्टरीज के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है कि दे हैव थिक इलास्टिक बॉल। यस, थिक इलास्टिक तो होता है, सही बात है, आर्टरीज में होता है, थिक होता है, इलास्टिक होता है। अब आगे कह रहा है ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, हाँ ये भी होता है। फिर कह रहा है कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट टू हार्ट। नो, ये लाइन नहीं होता है गाइज, हार्ट में तो ये नहीं ले जाता है ब्लड को, हार्ट से ले जाता है। ये जो आर्टरीज है हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है, एंड वेन्स जो है बॉडी से डिफरेंट पार्ट से लेकर के हार्ट तक लाता है ना। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। चलिए और दूसरा देखते हैं, इसमें थिन वॉल बोल दिया है तो पहले ही ख़त्म हो गया गाइस, थिन वॉल तो होता नहीं है। इसमें भी थिक एंड इलास्टिक बॉल बोला है, चलिए ठीक है। एंड ब्लड फ्लो लो प्रेशर, नो, यहाँ पे फिर रॉन्ग हो गया, ब्लड तो हाई प्रेशर में इसमें रन करता है। तो गाइज आप देख लो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रॉन्ग हो चुका है, इसका मतलब डेफिनेटली अब ऑप्शन डी ही है। अब आप इसको पढ़ो या ना पढ़ो डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपका। आर्टरीज में क्या क्या खूबियाँ होती है, तो आर्टरीज में खूबी होती है सबसे पहला कि इसके जो वॉल है गाइज, इसके वॉल थिक होते हैं यानी कि थोड़े से मोटे होते हैं। सेकेंड थिंग क्या कि इसमें हाई प्रेशर होता है ब्लड का। थर्ड थिंग क्या कि इसमें नो वॉल्व, कोई भी वॉल्व इसमें नहीं होता है। फोर्थ थिंग क्या है गाइज कि ये जो है हार्ट से कैरी करके ले जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड को। तो ये चार कुछ फीचर्स हो गए जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप चाहो तो एक शॉर्ट नोट इसको बना करके लिख सकते हो गाइज, ओके, ताकि ये याद रहे। इसमें कई बार डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सक्रिएटेड थ्रू द यूरिन इन ह्यूमन इज। नाइट्रोजीनियस वेस्ट जितने भी हैं ह्यूमन के यूरिन से एक्सक्रिएट होते हैं, तो वो क्या होते हैं, क्या वो ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड होता है, अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है या यूरिया। तो गाइज यूरिया होता है, एक्सक्रिएट करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट यूरिया के फॉर्म में।
तो यूरिया इज द करेक्ट ऑप्शन देयर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है गाइज, ये गिवन बिलो फिगर में एक स्केमेटिक डायग्राम यहाँ पे गिवन है, और स्केमेटिक डायग्राम दे करके कहा गया है कि ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बीइंग में लेवल हो रहा है I2 I एंड डबल आई ट्रिपल आई फोर्थ आई, ऐसे कहा गया कि ब्लड लेवल जो है सर्कुलेट ऐसे होते हैं, ऐसा कुछ कहा गया है I2 4I। ठीक है, तो आई की तरफ से यहाँ से शुरू होकर के यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन लेके शुरू हुआ, पहले यहाँ आया हार्ट में, फिर हार्ट से निकल के गया इधर पूरे बॉडी पार्ट में, फिर बॉडी पार्ट से इधर बैक हुआ आया हार्ट में, और हार्ट से फिर चला गया इधर लंग्स में प्योरीफाई होने। तो इस तरह का ये एक डायग्राम हमारा जो है वो क्या है, बना हुआ है। तो अब आपसे जो जो पूछा जा रहा है यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन है कि आई इज़ पल्मोनरी वेन टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट। आई जो है, आई मतलब कि सबसे पहला वाला ये जो था ये पल्मोनरी वेन है, और ये इम्प्योर ब्लड को क्या कर रहा है ना, टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड को ला रहा है। तो क्या ये इम्प्योर ब्लड को ला रहा है गाइज? नहीं, यहाँ पे लंग्स में क्या हुआ था, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने के लिए गया था ब्लड, तो लंग्स से ला रहा है इम्प्योर ब्लड को, बॉडी के पार्ट से ये इम्प्योर ब्लड को नहीं ला रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। चलिए बी ऑप्शन पढ़ते हैं। तो बी ऑप्शन कह रहा है गाइज, पल्मोनरी आर्टरी टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो लंग्स से हार्ट तक लाता है ब्लड को। ओके, सेकेंड के बारे में कहा जा रहा है, यानी इसके बारे में कहा जा रहा है। तो लंग्स से हार्ट तक तो ये नहीं लाता है, पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स से हार्ट तक नहीं लाता है, बल्कि यहाँ पे क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी जो ये सेकेंड वाला जो पार्ट दिया हुआ है, सेकेंड वाला, उसके अकॉर्डिंग ये वाला वर्क तो नहीं होगा गाइस। अब उसके बाद फिर देखो ऑप्शन सी क्या है, आर्टरा टेक्स द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट। जो आर्टरीज है वो ब्लड को हार्ट से लेकर के बॉडी के पार्ट में देता है। तो यस, यही सही होगा गाइस। अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था कि आर्टरीज हार्ट से ब्लड को कहाँ ला के देता है, पूरे ब्लड के बॉडी के पार्ट में। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइज, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द लीव्स ऑफ अ प्लांट फर्स्ट प्रिपेयर्ड फूड by a photosynthesis process and food A then gets converted into the food B. What are A and B? कह रहा है प्लांट के लीव ने पहले A प्रिपेयर किया, तो गाइज A डेफिनेटली A प्रिपेयर जो होता है फोटोसिंथेसिस है वो होता है ग्लूकोज, तो A तो डेफिनेटली ग्लूकोज होगा। तो A इज़ ग्लूकोज यहाँ है ऑप्शन, और कहाँ है, यहाँ तो A एंड B बोथ ग्लूकोज है, ये भी हो सकता है मे बी। यहाँ तो A स्टार्च है, मतलब ये नहीं होगा, ए इज अमीनो, ये भी नहीं होगा, तो ए एंड सी तो कैंसिल है, अब बी एंड डी बचा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है अब ए इज स्टोर्ड है ना, कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है बी में। तो ग्लूकोज जो है गाइज वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में और बी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हेयर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग ट्रांसलोकेशन इन द प्लांट। प्लांट के ट्रांसलोकेशन में कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू नहीं है गाइज? ओके, तो पहला ऑप्शन है इट ट्रांसपोर्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर। फूड को शुगर के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो किसके बारे में, ट्रांसलोकेशन के बारे में कह रहा है, रिगार्डिंग ट्रांसलोकेशन इन द प्लांट्स। तो ट्रांसलोकेशन में कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड, requires energy in the form of ATP. Third, transport food in the form of glucose. And fourth, it is the passive process. ठीक है गाइज, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखो, फूड जो है ट्रांसपोर्ट करता है किसके फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में, ऐसा कह रहा है ना। ट्रांसलोकेशन का मतलब कह रहा है कि शुगर के फॉर्म में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो गाइज प्लांट में जो भी फूड बनता है वो तो शुगर के फॉर्म में बाद में, स्टार्च के फॉर्म में बाद में आता है, पहले तो रहता है ग्लूकोज के फॉर्म में।
सेकेंड कह रहा है इट रिक्वायर्स एटीपी, तो एटीपी तो रिक्वायर करेगा ही डेफिनेटली, यानी सेकेंड ऑप्शन तो डेफिनेटली करेक्ट है। अब सेकेंड ऑप्शन जैसे ही आया मतलब डी एंड ए कैंसिल हो गया, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन इसमें है और इसमें है, ठीक है। अब थर्ड पढ़ लेते हैं गाइस कि यहाँ पे और क्या कहा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है कि इट ट्रांसपोर्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ग्लूकोज के फॉर्म में कर सकता है, क्योंकि ग्लूकोज या शुगर या स्टार्च एक ही जैसा होता है। पौधे में पत्ते में बन जाएगा ग्लूकोज एंड देन ग्लूकोज कन्वर्ट कर लिया जाएगा स्टार्च के फॉर्म में, यानी कि शुगर टाइप के फॉर्म में, एंड देन ट्रांसपोर्ट होगा। तो डायरेक्ट ग्लूकोज तो नहीं होगा, तो इसमें भी थोड़ा सा डाउट है। ऐसे बाद में इसके साथ भी जा सकते हैं अगर ऑप्शंस मैच नहीं करे तो। एंड लास्ट है गाइज इट इज़ अ पासिव प्रोसेस, ये पासिव होने का प्रोसेस है, मतलब पास करने का, ट्रांसलोकेशन जो है चीज़ों को पास करके एक जगह से दूसरे जगह भेजने का प्रोसेस है ना, पासिव प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ज़्यादा है। यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी है कि एटीपी के फॉर्म में भी रहता है, एनर्जी रिक्वायर करता ही है और पैसिव प्रोसेस भी है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ हो जाना चाहिए, यहाँ पे हो जाना चाहिए बी ऑप्शन, यानी कि सेकेंड एंड फोर्थ हो जाना चाहिए गाइस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल एज रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर के फॉर्म में किसको यूज़ किया जाता है। तो गाइज मैं बता दूं आपको रियर व्यू मिरर में किसको यूज़ किया जाता है, कौन से मिरर को यूज़ किया जाता है। तो रियर व्यू मिरर में यूज़ किया जाता है आपके कन्वेक्स वाले मिरर को। किस वाले मिरर को, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स वाला मिरर देखो आपका कुछ इस तरह के शेप में होता है ना, यहाँ से अंदर से ये पेंटेड होता है ना, इस साइड से। तो इसका जो एरिया है वो लार्ज एरिया हो जाता है, ये एक लार्ज एरिया को कवर कर सकता है और इसी वजह से इसका रियर व्यू मिरर में इसका सीन बनता है। ओके, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 18 और ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द इमेज फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाई कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू कौन सा स्क्रीन पे सही डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज टू बी आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफाई करना है गाइस। ओके, तो आप देखो कभी भी इस साइड जो होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा ये डेफिनेटली काफ़ी दूर में होगा और ये जो भी पौधा वगैरह होगा इस तरह से ही होगा, अपराइट ही होता है कोई भी पौधा, ऊपर की ओर ही ऐसे डायग्राम में होता है पौधा कभी भी होता है। तो ये ज़मीन का लेवल है, तो इसी ज़मीन के लेवल पे यहाँ पे ये रखा हुआ है लेंस एंड यहाँ पे जाके इमेजेस बन रहा है। तो गाइज़ ये बॉडी अगर इरेक्टेड है, अपराइट है, तो इसका इमेज कैसा होना चाहिए, इस पौधे का इमेज जो है वो कैसा होना चाहिए, इधर नीचे की ओर इन्वर्टेड होना चाहिए गाइज, ऐसा इन्वर्टेड। तो वो उसके लिए ऑप्शन ए है या बी है या सी है या डी है, आप ही बता दो, है ना। इसमें तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, देखो यही इन्वर्टेड शो हुआ है, इसके अलावा और तो कोई इन्वर्टेड शो किया हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ कार हेडलाइट टू फॉर्म द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कार के हेडलाइट में, कोई भी कार आपने देखा ही होगा कि कार जो है इस तरह का होता है लगभग। मैंने ऐसे ही एक ड्राइंग बना दिया। अब यहाँ से ये हेडलाइट से टॉर्च जलता है गाइस, ओके कार्टून कैरेक्टर वाला कार मैंने बना दिया। अब ये हेडलाइट यहाँ से जलता है, तो इसके हेडलाइट के बारे में ही पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है ताकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट बन जाए। तो गाइज यहाँ पे यूज़ किया जाता है कनकेव मिरर। क्या किया जाता है, कनकेव। अब कहोगे क्यों, तो गाइज कनकेव मिरर जो होता है, कनकेव मिरर मान लेते हैं इस तरह के शेप में, इसमें आउटसाइड से ये पेंटिंग रहता है आउटसाइड से, और यहाँ पे लेट सपोज ये बल्ब लग गया, तो बल्ब जो है इधर भी लाइट देगा, इधर भी लाइट देगा, इधर भी, चारों तरफ ये लाइट देगा। तो जो सामने लाइट जाएगा वो तो जाएगा ही, ये फोकस पे क्योंकि लगा होता है तो इधर वाले लाइट्स का भी रिफ्लेक्शन कहाँ कर देगा, सामने कर देगा। इन सारे लाइट्स का भी रिफ्लेक्शन ये सामने कर देगा। तो सामने एक स्ट्रेट लाइट में पूरा बीम जाएगा, तो किसकी वजह से जाएगा, कनकेव मिरर से। तो कनकेव मिरर इज द करेक्ट ऑप्शन गाइज। आगे बढ़ते हैं और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि कंसीडर दीज इंसिडेंट्स
इन इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, ग्लास का ये है, एयर का ये है, वाटर का ये है, ऐसा कुछ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दिया हुआ है। ओके, और इन तीनों मटेरियल को दे करके अरेंज करने आपको कह रहा है कि व्हेन अ लाइट पासेज, लाइट रे जब पास करेगा इससे, है ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि लाइट रे जब पास करेगा इससे तो डिसेंडिंग ऑर्डर उसमें क्या होगा, है ना। एंगल के रिगार्डिंग बता रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा। तो आप देखो गाइज, किसके बारे में कहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, जहाँ पे भी बात की गई है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात की गई है। तो आप पहले तो जान लो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है कहाँ पर। तो जब भी आप ऐसा कोई भी लेते हो डायग्राम, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर और इसके बीच का एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ के बाद से जब ये लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट करता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि एंगल आर, यहाँ पर वाला एंगल, ठीक है गाइस। तो ये वाला एंगल जो हमारा एंगल आर कहलाया, ये तो सबसे कम उसमें होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, जिसने सबसे ज़्यादा इस लाइट को बेंड करा दिया। तो सबसे ज़्यादा लाइट को बेंड कराया ये, इसका आर जो होगा वो सबसे कम होगा। उसके बाद लाइट को बेंड कराया ये, इसका जो आर होगा वो उससे थोड़ा सा कम होगा, और इसका जो आर होगा वो बहुत 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 ही कम होगा, है ना, ऐसा। तो अकॉर्डिंग टू डैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन एयर सबसे हाई होगा, नहीं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास सबसे हाई होगा, यस होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर उससे कम, हाँ। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन एयर उससे भी कम, यस। तो गाइज कौन सा ऑप्शन सबसे करेक्ट ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। गाइज अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, या वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो दोबारा से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, इफ़ अ बीम ऑफ रेड लाइट का बीम है, ओके, एंड अ बीम ऑफ वॉयलेट लाइट, और वॉयलेट लाइट का बीम है, इंसिडेंट हुआ है सेम एंगल पे, सेम इंक्लाइन सरफेस पे, सेम एंगल पे, सेम इंक्लाइन सरफेस पे, प्रिज्म पे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन आर एंड बी रेस्पेक्टिवली, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो क्या होगा, रेड के अकॉर्डिंग और वॉयलेट के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो गाइज आप याद करो, जब प्रिज्म ऐसे लेते हैं हम लोग, यहाँ से लेते हैं कोई भी रे ऑफ लाइट, तो ये रे ऑफ लाइट क्या होता है, 7 कलर में डिस्पर्स होता है। तो 7 कलर में तो भी और भी सबसे नीचे, आर सबसे ऊपर, ऐसे बनता है ना। तो हाँ, तो भी सबसे नीचे और आर सबसे ऊपर बनता है। तो गाइज यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो किस में होगा, वॉयलेट में, और सबसे कम जो होगा वो रेड में होगा। तो रेड वाला का डाइवर्जन कम होगा वॉयलेट वाले से। तो चलिए देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ये मैच करता है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके गाइज, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 में ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ कहीं रखा हुआ है, और एक रे ऑफ लाइट तो सामने गया है पैरेलल, और दूसरा रे ऑफ लाइट जो है इधर फोकस से पास हुआ है, ऐसा कुछ है। अब कह रहा है एग्जामिन द एबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन 1, इमेज विल बी फॉर्म्ड वर्चुअल, क्या ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। तो गाइज आप देख लो खुद ही, यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई भी लाइट फोकस से पास किया है तो फोकस से आने के बाद ये जो रिफ्लेक्ट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होता है, तो पैरेलल रिफ्लेक्ट करा दिया मैंने। और ये वाला लाइट जो रिफ्लेक्ट होता है वो फोकस से होता है, तो फोकस से रिफ्लेक्ट करा दिया मैंने। इमेज जो बना है वो रियल बना है। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन आपका कहा जा रहा है कि वर्चुअल बनेगा क्या, तो नो, वर्चुअल तो नहीं बनेगा। वर्चुअल बनेगा, नो। रियल बनेगा, यस। रियल बनेगा, यस। इन दोनों में यस है। अब रियल बनने के बाद आगे देखो गाइज, तो कहा इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, यस बनेगा, इन्वर्टेड हुआ ही है उल्टा। और आखिरी पूछा जा रहा है डिमिनिश्ड बनेगा या इनलार्ज।
तो गाइज इसमें लार्ज नहीं बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, छोटे शेप का बनता है। आप पिक्चर से मिला करके भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका साइज थोड़ा सा छोटा फॉर्म होता है। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट गाइज, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ओके, रियल भी हो जाएगा, इन्वर्टेड भी हो जाएगा एंड डिमिनिश्ड हो जाएगा गाइस। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे कोई ग्लास है, ये ऐसे ग्लास का टुकड़ा, यहाँ एयर से रे ऑफ लाइट आया है और आकर के यहाँ इस सरफेस पे टकराया है और यहाँ पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया गया है एंड लेटर ऑन ऐसे मूव किया है, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो क्वेश्चन है गाइज, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द पॉइंट ओ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या होगा? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे पॉइंट ओ के लिए गाइस, तो देखो आप ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई नॉर्मल ड्रॉ हुआ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, यहाँ तो नॉर्मल दिख रहा है। तो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच वाला एंगल को एंगल आई हम बता सकते हैं, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई का वैल्यू क्या हो गया होगा गाइस? 0। जैसे होता है ना, अगर कोई भी आप ऐसा मीडियम लो और ये मेरा परपेंडिकुलर लाइन है और यहीं इधर से रे ऑफ लाइट जो आना था, इसके जगह सामने से आ गया रे ऑफ लाइट। कहाँ से आ गया? सामने से आ गया, ये यहाँ से नहीं आया, ये वाला नहीं आया, बल्कि यहीं पर से आ गया रे ऑफ लाइट, यहीं पे से सामने से ही, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर गाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये लास्ट है आज के सेशन का, फिर सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन बी का हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे, सेक्शन ए का ये लास्ट है गाइज। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक प्रिज्म है ABC जिसका बेस BC है, प्लेस किया गया डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे और एक बीम एरो शो किया गया वाइट लाइट का प्रिज्म पे फिगर में। तो इन बीच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम आफ्टर डिस्पर्जन के बाद रेड कलर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम के बॉटम में होगा, कॉरेस्पॉन्डेंट टू द कलर ऑफ द स्काई के कलर के कंपैरिजन में, है ना। रेड कलर किसके बॉटम में होगा? ओके, नहीं सॉरी, थर्ड कलर है गाइस, रेड कलर नहीं है, मैंने गलत रीड कर लिया था। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम आफ्टर डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम द बॉटम of the spectrum will be corresponds to the color of sky के कलर के corresponding होगा थर्ड वाला कलर। तो गाइज यहाँ से देखो नीचे आएगा और बॉटम में सबसे पहले क्या आएगा? वॉयलेट, सेकंड क्या आएगा? इंडिगो, थर्ड क्या आएगा? ब्लू। तो थर्ड नीचे से ब्लू इसमें आया। यहाँ पे देखो गाइज, इधर नीचे में आ जाएगा वॉयलेट, फिर यहाँ पे आएगा इंडिगो, फिर यहाँ पे आ जाएगा ब्लू, फिर ग्रीन, है ना, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड लाइक दिस। तो यहाँ नीचे से थर्ड आया येलो, यहाँ नीचे से थर्ड आया ब्लू, इसमें आते हैं गाइज। तो यहाँ पे से आप यहाँ से जब डाइवर्जन होगा तो फिर से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू ऐसे कुछ जा कर के मिलेगा थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और यहाँ से भी गाइज यहाँ से नीचे आएगा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, समथिंग लाइक दिस ऐसा मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन अराइज यही हो रहा है कि किसमें जो है आपको स्काई का कलर का कोरेस्पोंडेंस मिलने वाला है, किसके थर्ड के बॉटम में? तो गाइज फर्स्ट के थर्ड के बॉटम में ही मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में ही देखो यहाँ पे ब्लू और इंडिगो दोनों हैं साथ में, तो ब्लू एंड इंडिगो क्या हो जाएगा? इंटरमिक्स होकर के ऑलमोस्ट स्काई कलर बना देगा। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो ऐसा बना देगा, बॉटम से थर्ड कलर बना देगा। ठीक है गाइज, बाकी तो जो डाइवर्ज हो रहा है ये किसी और डायरेक्शन में भी डाइवर्ज हो रहा है। तो दैट्स अबाउट इट गाइज, ये मैंने 24 क्वेश्चन आपके सामने किया है। ठीक है, तो गाइज दिस वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट 25 क्वेश्चंस मैंने पहले पार्ट में आपको डिस्क्राइब किया है, एंड लेटर ऑन पार्ट 2 वीडियो भी जल्दी ही लेकर के आऊँगा मैं और सारे सॉल्यूशंस आपको दूंगा। आप लोगों को बस क्या करना है, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना है, इसी तरह से आंसर्स मैच करके देखने हैं कि आपके आंसर कहाँ तक सही हैं। ओके, दैट्स ऑल गाइज फॉर दिस वीडियो।
थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड फ्रेंड्स के साथ भी कर दीजिए शेयर। ओके, चलिए टेक केयर, बाय बाय।